10 वर्ष की उम्र में अखबार बेचने वाला एक बच्चा आगे चलकर इंडिया का एक शानदार प्रेसिडेंट बनता है। आप सभी जानते हैं मैं बात कर रहा हूं हम सभी के दिलों पर राज करने वाले और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले एपीजे अब्दुल कलाम की, जिन्होंने भारत को एक परमाणु संपन्न देश बनाने में एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन भारत को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने का उनका यह सफ़र इतना आसान नहीं था। एक गरीब फैमिली से बिलोंग करने की वजह से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन मुश्किलों ने उनके हौसलों के आगे घुटने टेक दिए। तो कैसे उन्होंने इन मुश्किलों का डटकर सामना किया और लोग उनको मिसाइल मैन कहकर बुलाने लगे, आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। दोस्तों, सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। दुनिया को ये सीख देने वाले एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के एक तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुल आबदीन था, जो पेशे से एक नाविक थे और वह हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे। और उनकी माँ आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। इसके अलावा उनकी फैमिली में उनके 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें कलाम जी सबसे छोटे थे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की वजह से कलाम ने मात्र 10 वर्ष की उम्र से ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या इसके पीछे का बस यही रीजन था? तो नहीं दोस्तों, उन्होंने इसको बहुत सोच समझकर चुना था, क्योंकि कलाम जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था और उनके अंदर नॉलेज गेन करने की तीव्र इच्छा रहती थी। और इसीलिए कोई भी अखबार बेचने से पहले वह उसे पूरी तरह से पढ़ लेते थे। बट यह उनके लिए आसान नहीं था। एक गरीब और मुस्लिम फैमिली से होने की वजह से कलाम जी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और उन्हीं में से एक यह था कि जब वह 5वीं कक्षा में थे तो समाज की रूढ़िवादी सोच की वजह से पहली बेंच पर एक ब्राह्मण लड़के के साथ बैठने की वजह से उनके टीचर ने पिछली बेंच पर भगा दिया था। और शायद इसी वजह से कलाम जी का कहना था कि द बेस्ट ब्रेन ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। और ऐसे ही कई सीख हमें सीखने के लिए छोड़ गए। दोस्तों, मैं आप सबको उनके जीवन की एक रोचक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लासरूम में बच्चों को यह सिखा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है, लेकिन उनके थियरी वाले इस पार्ट को बच्चे समझ नहीं पा रहे थे। तो प्रैक्टिकली उनको सिखाने के लिए उन्होंने सभी बच्चों को स्कूल खत्म होने के बाद पास वाली नदी के पास बुलाया और पक्षियों के उड़ते हुए डेमो को दिखाकर उन्होंने चिड़ियों की टेल की पोजीशन से लेकर उनके पंखों की शेप तक सब कुछ अच्छे से समझाया। चिड़ियों की वह उड़ान कलाम जी के दिलो दिमाग में बैठ गई और उन्होंने वहीं से अपना एक गोल बनाया, और वह था फाइटर पायलट बनने का। और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरो स्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने दाखिला लिया। और उसी टाइम उन्हें एक लो लेवल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रोजेक्ट मिला। और जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट अपने प्रोफेसर को दिखाया तो प्रोफेसर को उनका यह मॉडल पसंद नहीं आया, क्योंकि उन प्रोफेसर को कलाम जी से काफ़ी उम्मीदें थीं। और फिर उन्होंने कलाम जी को एक नया मॉडल बनाने को कहा। अब नया मॉडल बनाने में कम से कम 1 महीने तो लगने ही थे। तो कलाम जी ने अपने प्रोफेसर से 1 महीने का समय मांगा, लेकिन उनके प्रोफेसर ने इससे मना कर दिया और कलाम जी को कहा कि मुझे 3 दिन के अंदर मॉडल बना कर दो, वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। यह सुन कलाम जी के होश उड़ गए, क्योंकि उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसीलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी। और जब उन्होंने इस नए मॉडल को अपने प्रोफेसर को दिखाया तो उनके प्रोफेसर चकित रह गए। और उनकी मेहनत पर उनके प्रोफेसर ने उनसे कहा कि कलाम, मुझे पता था कि 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट मॉडल बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन स्कॉलरशिप छीन जाने की जुनून की वजह से तुमने इसे पूरा कर दिखाया। अपनी इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आखिर उनका सपना पूरा करने का अवसर उनको एक इंटरव्यू के रूप में आया, जो था इंडियन एयरफोर्स ऑफ देहरादून में। लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया, क्योंकि जिस इंटरव्यू में वो भाग ले रहे थे उनमें 25 लोगों में से बस 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कलाम जी कौन से पोजीशन पे थे? 9th। सिर्फ एक रैंक की वजह से उनका यह सपना पूरा नहीं हो पाया और वह पूरी तरह से टूट गए। लेकिन कलाम जी को कहाँ पता था कि ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रखा है। चाहे वह अपनी निजी उड़ान में पीछे रह गए हों, लेकिन उनके मजबूत इरादों की वजह से पूरे इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाले थे। इसके बाद उन्होंने 1958 में भारतीय रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO को ज्वाइन किया और ज्वाइन होने के कुछ टाइम बाद ही
उनको विक्रम साराभाई के साथ इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में काम करने का अवसर मिला, जहां पे उनका पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट के उड़ान भरने का। लेकिन यहाँ पर भी मुश्किलों ने कलाम जी का पीछा नहीं छोड़ा। हुआ ये कि रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक ले जाने का उनके पास कोई साधन नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी टीम की मदद से रॉकेट पार्ट्स को लॉन्च पैड तक ले जाने के लिए साइकिल और बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया। इतनी मुश्किलों को फेस करने के बाद 21 नवंबर 1963 को वह दिन आया जब भारत अपने पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रक्षेपण की प्रतीक्षा कर रहा था। उल्टी गिनती शुरू हुई और रॉकेट को लॉन्च किया गया। शुरुआत बहुत शानदार रही। सभी की निगाहें इसी तरफ थी कि हमारा SLV-3 हमारे सपनों का उड़ान भर रहा है। लेकिन मन में एक डर भी था इस मिशन के असफल होने का, और दुर्भाग्यवश दूसरे चरण में तकनीकी खराबी होने की वजह से 317 सेकंड बाद उड़ान समाप्त करनी पड़ी और पूरा ढांचा समुद्र में जा गिरा। कलाम जी के लिए ये किसी एक बड़े सदमे से कम नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दी थी। इसके बाद एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, जिसमें प्रक्षेपण के असफलता पर चर्चा होनी थी और कलाम जी को इसे संबोधित करना था। लेकिन वह बहुत ही डरे हुए थे कि सम्मेलन में उनकी और उनकी टीम की बहुत आलोचना होगी। लेकिन DRDO के अध्यक्ष सतीश धवन ने कलाम जी से माइक अपने हाथ में ले लिया और आत्मविश्वास के साथ सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। उनके आत्मविश्वास और सभी प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर देने से वह बहुत प्रभावित हुए। प्रोफेसर सतीश धवन ने कहा कि ऐसे मिशन बहुत जटिल होते हैं। हम पता लगाएंगे कि गलती कहाँ हुई, फिर उसमें सुधार करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी गलती दोबारा न हो। और उन्होंने आगे कहा कि हम 1 साल के अंदर ही सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में एक सैटेलाइट स्थापित करेंगे। उनके इन बातों से कलाम जी एकदम जोश से भर गए और पिछले कई दिनों से थके होने की वजह से बिस्तर पर जाते ही वह गहरी नींद में सो गए। ठीक 1 साल बाद 18 जुलाई 1980 को SLV-3 कलाम जी के सपनों की उड़ान भरने के लिए बनकर रेडी हो गया। प्रक्षेपण यान ने अपनी उड़ान भरी और सफलतापूर्वक सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया और पूरा देश इसकी सफलता में झूम उठा। हर तरफ खुशी का माहौल था और भारत भी पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट स्थापित करने वाले छोटे से देशों के समूह में शामिल हो गया था। इसके बाद संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया और कलाम जी चाहते थे कि प्रोफेसर सतीश धवन इस सम्मेलन को संबोधित करें। लेकिन इस बार प्रोफेसर सतीश धवन ने माइक कलाम जी को थमा दी। उस दिन कलाम जी को समझ आया कि एक अच्छी लीडरशिप किसे कहते हैं। जब असफलता का श्रेय लेना रहता है तो एक अच्छा लीडर आगे आकर अपनी पूरी टीम का मनोबल टूटने नहीं देता। लेकिन अगर बात सफलता का श्रेय लेने की हो तो वो अपनी टीम को आगे कर देता है। उनका कहना था कि वे पल उनकी ज़िंदगी के सबसे सुखद पल थे। इसके बाद कलाम जी और उनकी टीम ने कई और मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किए, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको मिशन पोखरण 2 की सफलता के लिए 1997 में भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जब उन्होंने CIA के सैटेलाइट को चकमा देकर हमारे न्यू न्यूक्लियर बॉम्ब को चेक किया था। उन्होंने जापान और अमेरिका के वार्निंग के बावजूद भी इस मिशन को चालू रखा, जिसका नतीजा यह निकला कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन गया। इसके बाद उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रस्ताव पर 25 जुलाई 2002 में कलाम जी को भारत का 11वां प्रेसिडेंट बनने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी पढ़ाने में इतनी रुचि थी कि प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उन्होंने इसे जारी रखा। उनका कहना था कि लोग उनको एक प्रेसिडेंट की तरह नहीं बल्कि एक टीचर की तरह याद करें तो उनके लिए गौरव की बात होगी। उनको टीचिंग से इतना लगाव था कि जब 27 जुलाई 2015 को उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई, उस टाइम भी वह शिलोंग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने ही गए थे। तो दोस्तों, कलाम जी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।